पढ़ना भी ऑनलाइन आज? तो पढ़ना भी ऑनलाइन है? क्या हुआ? हाँ। फंक्शन है ना यहाँ पे? कुछ भी हो, क्या कर ले, चलिए। टेक्स्ट सेक्शन 25। सेंटेंस इन केस ऑफ conviction of several offense at one trial। क्या है? वन ट्रायल में सेवरल ऑफेंस है। मतलब समझे? ट्रायल एक हो रहा है, ऑफेंस कई है। हम्म, तो एट वन ट्रायल है ना। सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस एट वन ट्रायल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरोप जो होते हैं संयुक्त भी होते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक एक्यूज्ड बंदा है, ठीक है। वो एक्यूज्ड बंदा ये है, ठीक है। अब इसने क्या किया? चोरी किया। एक अवसर पे इसने चोरी किया। एक अवसर पे इसने डकैती किया। एक अवसर पे इसने बलवा किया। एक अवसर पे इसने दंगा किया। ठीक है। एक अवसर पे इसने मिस एप्रोप्रिएशन किया। एक अवसर पे इसने कन्फाइनमेंट किया। है ना। आपराधिक प्रवृत्ति का है, हिस्ट्री सीटर है ना। क्या करता? अपराध करता रहता है। तो अब एक ही टाइम में तो करेगा नहीं। कर रहा है। आज ये कर दिया, फिर छूट के आया, फिर कुछ कर दिया, फिर छूट के आया, फिर कुछ कर दिया। तो इसके नेचर में अब पता चला, एक मुकदमा प्रयागराज में चल रहा है, एक मुकदमा कौशाम्बी में चल रहा है, एक मुकदमा भदोही में चल रहा है, एक मुकदमा कहीं और चल रहा है, और एक मुकदमा कहीं और चल रहा है। कई जगह इसके मुकदमे चल रहे हैं। तो एक ट्रांसफर की सिचुएशन भी होती है कि केस आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, वो होता है, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक साल में 5 अपराध इसने किया। एक साल में, विद इन 1 कैलेंडर ईयर्स। तो अब उस पांचों, पहले 3 था, अभी इसमें बीएनएसएस में 5 कर दिया गया। तो उनको सबको एक साथ, उनमें चार्जशीट आपकी जाएगी और सबको मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज करके एक ट्रायल होगा। तो आप उसमें जज साहब चोरी की भी फाइल देखेंगे, डकैती की भी देखेंगे, बलवा की भी देखेंगे, दंगा की भी देखेंगे, इसके भी देखेंगे। जज साहब सारी फाइल देखेंगे। तो चार्जशीट में सारी समरी लिख दी गई कि साहब ये है, ये है, और इसको पनिश करना है। तो अब इस किसी में 3 साल की है, किसी में 7 साल की है, किसी में 10 साल की है, किसी में आजीवन भी हो सकती है। हो सकती है ना, लेकिन इसमें तो नहीं लग रहा कि किसी में होगी है। डकैती अगर हत्या सहित होती तब तो हो जाता, लेकिन डकैती है तो कहने का मतलब कि अपराध तो उसके कई हो गए, और जिसमें सबसे बड़ा अपराध जो है वो 7 वर्ष के दंड से दंडनीय है। तो अब कौन देखेगा इसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना। वो देख रहे हैं, उनके पास सारे मैटर इसके पहुंच गए एक जगह। अब देखते गए, देखते गए। अब उसने उन्होंने क्या है कि
इसमें उन्होंने 3 साल का किया, इसमें उन्होंने 5 साल का किया, इसमें उन्होंने 1 साल का किया, इसमें उन्होंने 1 महीने का किया, ठीक है, इसमें उन्होंने 1 साल का किया, इसमें मतलब अपने हिसाब से उन्होंने सब पनिशमेंट दे दिया जो भी उनको देना था। अब यहाँ मैक्सिमम नहीं देखना है आपको, मैक्सिमम ये देखना है कि जज की जो सीजीएम की शक्ति कितनी है, 7 ईयर है, ठीक है। हाँ, 7 ईयर तक का है ना, तो सही, अगर 7 ईयर्स का है तो सीजीएम के पास जाएगा, तो नीचे कोई देख ही नहीं सकता। अब सब जोड़ने पे पता चला कि इसमें 3 साल जोड़ा, इसमें 5 3 8, एक 9, और 9, एक इसमें मान लो 10, एक इसमें 11, और 1 महीना, ये 11 महीना, 11 साल 1 महीना की सजा सीजेम साहब ने दे दिया। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। क्या होती हैं दो बातें? वो ये होती है कि अगर उन्होंने कह दिया कि सबका, सबकी सजा वो एक साथ भोगेगा, सबकी सजा वो एक साथ भोगेगा, तो 11 साल का उसका ड्यूरेशन शुरू हो जाएगा। और अगर उन्होंने कह दिया अलग अलग भोगेगा, तो पहले एक खत्म हो फिर दूसरी भोगेगा, फिर दूसरी खत्म हो फिर तीसरी भोगेगा, है ना। ये एक तो ये सिस्टम। दूसरा ये होता है कि अगर मान लो यही हमारा कैलकुलेशन 16 साल पहुंच जाता, 3 साल 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल मिला के 16 साल पहुंच जाता, तब क्या होता? तब उसको कितनी सजा भोगनी पड़ती? तब उसको कितनी भोगनी पड़ती? नहीं, 16 साल में 14 साल। हाँ, ना एक्सीडिंग ट्वाइस, यानी कि 7 साल इनको देने का राइट है सीजीएम को, तो इसके 2 गुना से अधिक नहीं दे सकते। ने पूरे कैलकुलेशन का 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 साल तो हमें, और हमने और दे दिया तो 14 साल हो गया। 14 साल, 16 साल हुआ तो उसमें 2 साल फिर नहीं होगा, 14 साल तक ही। और उसमें भी उन्होंने कह दिया कि एक साथ भोगना है तो फिर 14 साल एक साथ हम भोग लेंगे। अगर कह दिया अलग अलग भोगना है तो फिर अलग अलग सेपरेटली आपको भोगना है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस, तो 2 या 2 से कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मतलब कितने, मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि उतने का जो वो होता है वो संयुक्त आरोप होते हैं, जो आरोप एक साथ मतलब अगर मान लो 7 8 अपराध है उसके एक साल में, तो 5 तो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, एक एक चार्जशीट उस पर चली जाएगी। ठीक है, एक का आरोप उस पर लग जाएगा, लेकिन बाकी 2 का अलग लगेगा, ठीक है। तो 5 एट ए टाइम एक साथ लग सकते हैं। इससे क्या होता है कि अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? इस मामले में तारीख उसकी मंडे को लगी है, इस उसमें तारीख उसकी संडे सैटरडे को लगी है, इसमें उसकी फ्राइडे को लगी है, इसमें उसकी वेडनेसडे को लगी है, तो कहने का मतलब वो बंदा तो रोज कोर्ट जा जाके ही परेशान हो जाता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो करेगा क्या? अगर जुर्माना भी होगा तो कब भरेगा, जब वो तो रोज कोर्ट में खड़ा रहता है, अभी इतना पैसा कहाँ से आएगा? हर चीज सोची जाती है ना। तो यहाँ पे उसको ये कर दिया कि भाई 5 अपराध है तुम्हारे एक साथ, इनको हम देख लेते हैं, तो 1 तारीख में आप आ जाइएगा, हो जाएगा आपका काम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑनलाइन वालों को समझ में आता ही नहीं, तो अब यहाँ पढ़िएगा, अब आप अपना बेयर एक्ट पढ़िएगा। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति, वन ट्रायल, कोई व्यक्ति 2 या अधिक, अब यहाँ पे 2 मिनिमम या फिर उससे अधिक, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, यहाँ पे हमने दोष सिद्ध कर दिया, तब बीएनएस की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 9 के बीएनएस की धारा 9 के उपबंधों, बीएनएस के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दंडादेश दे सकता है। तो सक्षम कितना है? 7 साल के लिए। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो, तब यदि न्यायालय ने यह निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे, अगर नहीं दिया है निर्देश, तो क्या होगा? ऐसे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
When a person is convicted at one trial of two or more offense, the court may, subject to the provision of Section 9 of the BNS, sentence him for such offense to the several punishment prescribed therefore, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offense, order such punishment to run concurrently or consecutively. आया समझ में कि नहीं आया? जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो हमको कोई चीज है, उसको उठा के वहां पे रखना है, ठीक। अब 6-7 चीजें हैं, हाथ में पकड़िए, तो पता लगा पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ छूट जा रहा है, कुछ वजन हो जा रहा है, क्या करते हो? जब कुछ वजन हो जा रहा है, जब कुछ छूट जा रहा है, तो क्या करते हो? फिर उसको आप लोग सेपरेट करते हो कि नहीं करते हो? कि भाई इसको पहले उठा के रख दो, फिर इसको रख दो, फिर इसको रख दो। तो पहले बड़े वाले को रखते हो, पहले बड़ा वाला रखो, फिर उसके ऊपर छोटा वाला, फिर उसके ऊपर छोटा वाला, है ना? इस हिसाब से कर देते हो। तो उसी तरह यहाँ पे भी पनिशमेंट में हो जाता। अब एक चीज होती है कि सब क्लास 2 में कि इन द केस ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offense being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offense to send the offender for trial before a higher court। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक हो गया है, संकलित दंड उस दंड से अधिक हो गया है जो वो न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्धि पर देने के लिए सक्षम है 7 ईयर्स, है ना। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। मतलब अब इनका 14 साल हो गया तो कहेंगे यार ये तो ज्यादा हो रहा है, आप ऐसा करो इनको सेशन के पास भेज दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक ना होगा जिसे वो अपराध के लिए देने के लिए वो न्यायालय सक्षम है। किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रमवर्ती में जो एक दंडादेश समझा जाएगा, तो 14 साल अगर हो गया है तो वो 14 साल, 16 साल हुआ लेकिन वो 14 साल ही माना जाएगा। अब अपील में वहां पे 14 साल का फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब अपीलों का जो प्रोविजन है, पहले 276 था, पहले नहीं 376, पिटी मामलों में अपीलों का होना, तो 376 कहाँ गया? 376, 400, तो पीटी ऑफेंस कहाँ, 376 कहाँ पे? चार सौ सत्रह। अब उसमें देखो कहाँ पे कितना वो हो सकता है उसमें, हाई कोर्ट देखो, सेशन कोर्ट देखो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देखो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट देखो, अपील कितने तक कहाँ पे हो सकती है यहीं पे देख लो। ये आज प्री का एक सवाल रहता है यहाँ पे, ये भी फाइनल हो जाए। सेशन कोर्ट में कितने तक अपील हो सकती है? सॉरी, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में 3 महीने कर दिया कि 6 महीने होगा? 1 ही 1000 दिया, 10,000 नहीं किया? हमें कुछ संशोधन नहीं किया गया?
सेशन पे 200 रुपये जाता है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 100 रुपये। हाँ, सेकंड क्लास सेकंड में देखिए सर समरी ट्रायल और मजिस्ट्रेट 200 रुपये उसमें समरी ट्रायल में केवल 200। तो 3 3 महीने यार, कुछ लग नहीं रहा है हमको, 6 महीने होना चाहिए। देखो कहीं गलत तो नहीं लिखा है। तो 6 महीने से नीचे बेइज्जती हो जाएगी ना हाईकोर्ट की, है? यानी कहने का मतलब ये है कि अब अगर हमको अपील में जाना है, अपील में, तो अब कहाँ पे जाएंगे हम? यहाँ तो सेशन कोर्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर का है, 3 महीने के ऊपर का है, 200 रुपया के ऊपर का है। यार बढ़ाया होगा, तुम लोग पुरानी तो नहीं देख रहे हो? तो हजम नहीं हो रहा कुछ रहा? हाँ। हाँ। हाँ? हाई कोर्ट में अपील। लोग अपीलिंग पे वही वही है। कुछ मामलों में छोटे मामलों में, ठीक है, छोटे मामले ना ये इसलिए। तो अपील का पूरा सिस्टम जानते ही हो। अगर सीजीएम ने कोई मामला दिया है, कोई निर्णय दिया है, तो सेशन में होगा। असिस्टेंट, पहले असिस्टेंट होता था, अगर उसने दिया है तो सेशन में होगा, ठीक है। और बाकी डीजे और एडीजे ने दिया है तो हाई कोर्ट में चला जाएगा वो, ठीक। हाई कोर्ट में फिर मामला वैसा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये 417, ठीक, ये तुच्छ मामलों में अपील का होना। तो ये बात यहाँ पे समझ में आई, ये सेक्शन 25। दो बातें इसमें समझना है, पहला ये कि एक साथ 5 6 7 8 जितने भी आपके ऊपर मुकदमे होंगे, उन सब का ट्रायल एक होगा, ठीक। अब उसमें ट्रायल एक होगा तो अब मसला ये होता है कि उसमें जो सबसे ज्यादा वाला होगा उस हिसाब से जुरिडिक्शन तय कर दिया जाएगा। जैसे मान लो उसमें सबसे ज्यादा 3 साल की सजा का है? तो अब जब सबसे ज्यादा 3 साल का, तो कौन देखेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देखेगा, है ना? इसको भी समझिए, फर्स्ट क्लास देखे। बाकी में एक 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 6 महीना है, किसी में 1 महीना है, किसी में 2 महीना है, किसी में 3 महीना है ना। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देख रहा है। अब उसने 5 6 उसमें सब में एक साथ उसको पनिश कर दिया, सब में, सबका कैलकुलेशन 8 साल हो रहा है। तो अब क्या कहते हैं कि भाई इसको सीजीएम के पास आप ले जाइए? क्या हम कह दें इसको भाई आप सीजीएम साहब के पास ले जाइए, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, हमारे क्षेत्र से बाहर जा रहा है 3 साल से? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, उनमें से जो सजा होगी वो अगर कह देगा कि 3 साल के हमने दिया है, या 6 साल कैलकुलेशन हो रहा है सब में मिला के, तो आप इनको एक साथ भोग लीजिए। तो अब एक साथ में 6 साल हो जाएगा, 3 का दुगना 6। लेकिन अगर अलग अलग भोगेगा तो, अलग अलग भोगेगा तो फिर वो 8 साल, 8 साल है तो फिर वो 8 साल हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, इकट्ठा थोक भाव लेने में फायदा होता है कि नहीं? थोक भाव में फायदा होता है। तो अगर एक साथ हो जाएगी तो, और ये जज साहब के ऊपर है कि फुटकर बेचेंगे कि खुला बेचेंगे, तो थोक भाव में बेचेंगे, है ना। हाँ हाँ, उनको वो लग रहा है कि एक साथ भोग लेगा। तो वकील साहब को उस पे उतारे सर, रह देंगे, मर जाएगा गरीब। तो वो होता है कि ठीक है एक साथ कर दो, 6 साल भोग लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया? वो थोड़ा थोड़ा हुआ है। 26 क्या कहता है?
मेड ऑफ कन्फरिंग पावर। तो ये शक्तियां देता कौन है? पहले तो ये इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस संहिता द हाई कोर्ट आर द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी, may by order empower persons specially by name or in virtue of their offices or clauses of official generally be their official titles। इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषता नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतः उनके पदी या विधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कि भाई आपका पद ये है और आप इस पद पे काम करोगे, ठीक है। कर देता है ना कि आज से आप सीजीएम हो गए, आज से आप फर्स्ट क्लास हो गए, है ना, तो कर देता है। Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वो ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट संसूचित किया जाता है, ठीक है। उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वो ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू द पर्सन। ठीक, तो आज मान लो आपका ऑर्डर आज निकल गया है, आज हमने इशू कर दिया, कल उसको सूचना मिल जाएगा। आजकल तो ऐसे मिल जाती है, पहले लेटर जाता था, है ना, डिपार्टमेंट में। हो गया तो उस तारीख से उसका बन जाएगा हिसाब किताब। ठीक, तो उसमें बहुत सी चीजें होती है ना, हर चीज चेंज हो जाती है, सैलरी ये वो सारा कुछ, है ना। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार से के सामान्य या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया है तो वहां की समस्त शक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे बताया गया ना कि किसी मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन ये है और वो मजिस्ट्रेट उस जुरिस्डिक्शन में घूमने गया और उसके सामने हत्या हो जा रही है, तो वो अरेस्ट करने का आदेश दे सकता, खुद भी अरेस्ट कर सकता। लेकिन अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में है तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितने भी काम होंगे, होता ना क्षेत्राधिकार, इसीलिए तो पढ़ाया गया था आपको, क्षेत्राधिकार इसीलिए पढ़ाया गया था ना आप लोगों को। विड्रावल ऑफ पावर। तो इसमें कहा जाता है कि जिसने दिया है वही ले सकता है ना, गाना भी है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, है ना, है कि नहीं। तो यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन दी है। तो किसने दिया है? तो जिसने भी दिया हो, हाई कोर्ट ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, फिर नीचे अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी को फर्स्ट सेकंड क्लास को कहा कि तुम फर्स्ट क्लास का काम देखोगे, है ना, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी मजिस्ट्रेट को कहा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि आप आज ये काम देखिए, आपको हम यहाँ पे एम्पावर्ड करते हैं एज ए मजिस्ट्रेट, आज एज एसडीएम, है ना। तो जिसने आपको पावर दिया वो आपके पावर विड्रॉ भी कर सकता है, सीधी सी बात है इसमें। सेक्शन 28 विड्रॉवल ऑफ पावर्स, ठीक है। तो ये देना भी जरूरी है, नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा, अगर पावर खींचने की शक्ति ना दी जाए तो क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा।
डिक्टेटर हो जाएगा, तानाशाही करने लगेगा। तो इसलिए कहा गया बेटा लगाम रखो जरूर, जरूरी भी है। ये ह्यूमन नेचर होता है कि लगाम बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो कहीं पे भी हो, किसी के ऊपर भी हो, अगर नियंत्रण नहीं है तो वो डिसबैलेंस होना ही होना, किसी भी चीज में। अब जिस भी, कहीं पे भी लड़के हो या लड़कियां हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर देखता है कि हमारे ऊपर जो सीनियर है या जो भी है वो थोड़ा सीधा साधा है, कोई मतलब नहीं रखता है, तो हावी हो जाते हैं। जैसे घर में बहुएं हावी हो जाती, सास अगर सीधी हुई तो बहू भी हावी हो जाती है ना। सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों अपर्णा, क्या टेंशन है तुमको? हैं? ठीक। मोनिका नहीं आई क्या आज? हाँ खुशबू दीदी, हाँ वो भी गई है कहीं है। आएंगी नहीं अभी वो ना, आज आने का था ना। ऑनलाइन हूँ सर। पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। इसका पूरा लिखा है कहानी पूरी। इसका बस मतलब ये होता है कि कहते नहीं है कि अगर हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो सब ठप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी जगह कोई ना कोई आ जाएगा, और हो सकता है अच्छा भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि बुरा आए, है ना। उससे बेहतर आ सकता है, एक तेज तर्रार जिसको कहते हैं ना। तो ये कोई वो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक जाएगा दूसरा आएगा। तो ये पद उत्तरवर्ती इसी को बोला जाता है, सक्सेसर इन ऑफिस, है ना। आज एसडीएम साहब गए, दूसरे एसडीएम साहब आ जाएंगे, है ना। आज डीएम साहब गए, दूसरे डीएम साहब आ जाएंगे। आज राष्ट्रपति मुर्मू जी हटी, कल दूसरे आ जाएंगे। तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। समझ में आ गया होगा बात। सेक्शन 29 तक, 6 से 29, चैप्टर 6 से 29, ये चैप्टर 3 था। और 6 से 20, चैप्टर 2। चैप्टर 1 1 से 5। ध्यान देना, चैप्टर 1 से 5। देखो एक चीज और ध्यान देना आप लोग, जैसा कि मैं देख रहा हूं, जो शुरू के पार्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के होते हैं, वो बच्चों के अच्छे रहते हैं। बीच में जाके गड़बड़ा देते हैं और लास्ट में जाके और गड़बड़ा देते हैं। तो ये नहीं करना आप लोगों को। टेस्ट सीरीज में देखता हूँ पहले वाले में दूसरे वाले में ठीक जाएंगे, अंत तक जाते जाते फिर दाहिने बाएं फेंकने लगेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब सब कुछ दुरुस्त रखना। अभी हम लोगों का आज वो होना था ना, एविडेंस का लास्ट पार्ट होना था ना अभी। 50 से 70 नहीं, 40 से 70 है शायद, बोले थे। 60 नहीं, 50 से 70 है, 40 से 70 है। हमें उसको रिवाइज करवाना, क्योंकि वहां से प्री में आता ही आता है, 4-5 सवाल रहते हैं प्री में, एपीओ में, वो पार्ट से। हाँ, 40 से, बोले तो हम 30 से थे, लेकिन 40 से 60-70 था। बीच बीच में दो उसमें करा दिए, तो आप थोड़ी करवाएंगे बार बार। अब सीधे 40 से 70 चलेगा। अभी 2-3 दिन चलेगा उसमें रिवाइज, तभी वो जाके बिल्कुल दिमाग में बैठेगा, नहीं ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी परीक्षाओं का क्रम है ना, सह अपराधी है सब, और वेलफेयर वाला है 139। तो ये सारे सेक्शन अभी आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। और थोड़ा पहले से देख लो तो और अच्छा है। कहाँ से? स्पेशल जो कम्युनिकेशन जो है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन वगैरह जो है ना, यहाँ से देखो तो ये पूरा पार्ट प्री का बहुत अच्छा होता है, और बड़ा अच्छा रहता है। सवाल आता है फटाफट इसमें कुछ नहीं फंसाता, ये परेशान नहीं करता। इधर इधर बस सेक्शन पूछेगा या केसला पूछेगा या
मैच करा देगा। तो इधर ये यानी, हाँ, यानी 104 से ले लो, 104 से 70 तक ये सिर्फ, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ से। ये बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। जो बच्चा इधर बढ़िया कर लेता है उसका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। शुरू में तो हो सकता है कि आप कहीं थ्योरी में कुछ गड़बड़ कर दो, लेकिन इधर नहीं गड़बड़ होता है। तो ये वाले पार्ट अभी 104 से 70 तक हम लोग 2-3 दिन अभी इसमें माथापच्ची करेंगे, ठीक है। याद हुई कि नहीं याद हुई? याद कर डाला पूरा? है? एक बार की अभी तक? अरे 4 4 6 6 बनाते कितने, 70 है, 10 4 दाम 40, 12 सवाल बनेंगे, बच्चों को 48, ज्यादा से ज्यादा 12 सवाल बनेंगे। इतने तो बनेंगे, 14 बनेंगे, और क्या होगा, 14 पेज का बनेगा ज्यादा से ज्यादा। 14 का 7 ही पेज में हो जाएगा। अगर दो दो 4 4 सेक्शन मैच कराओगे तो एक पेज में तो 8 सवाल आ ही जाएंगे, 2 सवाल। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर लेना, बना लेना, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये एक गलत का मतलब जानते हो, फिर उस वक्त रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। जब वो हाथ से मिस हो जाता है ना, कि एक सवाल गलत हो गया, बहुत गुस्सा लगती है। गलत कैसे हुआ? गलत नहीं होना चाहिए, ये जोश रखो, ठीक है। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां पहले तो है, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट, और फिर पुलिस को सहायता। यहाँ पे तीनों लोग शामिल है, मजिस्ट्रेट भी शामिल है, पुलिस अधिकारी भी शामिल है, और पुलिस को सहायता देने के लिए जनता भी सतर्क है। अरे सतर्क की गई है नहीं, कौन मुसीबत लेना चाहता है, बोल, किया गया है सतर्क, ठीक है। तो पहला सेक्शन 30 देखिएगा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति। ये यहाँ पे आप लोग बस पढ़ लेते हो तो लगता है कि हो गया है। तो दो बातें यहाँ पे। बात ये कहता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है, यानी कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरियाज to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limit of his station। घर में दादाजी हैं, है ना, बड़ा से घर है, सारे भाइयों का बंटवारा हो गया है। अब दादाजी का जुरिडिक्शन क्या होगा? सबके में होगा, ठीक है, कहीं पे भी जा सकते हो। तो उसी तरह जो सुपीरियर ऑफिसर होता है, मान लो वो डीजी, डीआईजी है, या आईजी है, या सीओ है, या एसपी है, तो एसपी है, सीओ है, आईजी है, डीआईजी है ना, तो उसको अपने लोकल जुरिडिक्शन में, लोकल जुरिडिक्शन में, लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा? अब जैसे हमको 4 जिले दिए गए डीआईजी को, तो ये 4 जिले हमारे लोकल जुरिडिक्शन है, ठीक है। अब ये नहीं कि यूपी में कहीं पे भी नहीं, वो 4 जिलों में हम किसी भी थाने में जाके खंगाल सकते हैं, दिखाइए जरा रजिस्टर लाइए, कहाँ क्या है, ठीक है। इसी तरह सीओ, जितने 3 थानों का जो जुरिडिक्शन उसको दिया गया, 4 थानों का जो भी है, 4 3 5 जो भी है, उन समस्त थानों में जाके दरोगा जी की कुर्सी पे, किसी भी थाने के दरोगा जी की कुर्सी पे बैठेगा और कहेगा लाइए, फाइल लाइए, कहाँ क्या है, रजिस्टर लाइए, चेक कराइए। बात समझ गए कि नहीं समझ? तो ये सुपीरियर अधिकारी की अथॉरिटी होती है। समझे कि नहीं समझी? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में सीओ है तो किसी भी थाने में चले गए, रे ला ला रजिस्टर लाओ, नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो पता है? ऐसा हो तो क्या हो पता है आप लोगों को? नहीं पता है।
ऐसा हो तो बस वैसा ही हो कि सीओ साहब निकले इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, कहे अच्छा रुको थोड़ा सा यहाँ से वसूली कर लेते थोड़ा सा। थाने में गए, रजिस्टर लाओ, क्या है, कहाँ पे क्या चल रहा है? अरे साहब ये हड़काए पड़काए थोड़ा से, अरे साहब, है ना? तो गलत वसूली शुरू हो जाएगी, गलत इस्तेमाल हो जाएगा, पता लगा कोई रिश्तेदार है वो फंसा हुआ है, गए हरदब दिलाए। हाँ, तो इसलिए जहां पे है बस वहीं तक आपकी इज्जत है, उसके आगे इज्जत नहीं है। सरकारी अधिकारियों को मैंने देखा है, दो कंडीशन विचारों की, दो सिचुएशन में बड़ी बुरी कंडीशन होती है। एक जब वो सीनियर के पास पहुंचते हैं तब, और दूसरी रिटायरमेंट होने के बाद। हाँ, तुम लोग कोई उनसे मुंह लगना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या वजह है। हाँ, लोग बुलाते गए, वही भाई बैठो यार, तो कुछ जो समझदार होते हैं वो शुरू से बना लेते हैं, सोशल एक्टिविटी अपना शुरू रखते हैं कि बाद में मतलब उनका कुछ बिहेव होता है ना, कि जानते हैं कि रिटायरमेंट बाद वही हो, तो वो अपनी एक्टिविटीज अच्छी रखते हैं, समाज से या लोगों से जुड़े रहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो ऐसे रहते हैं अधिकारी वाले रूप में, तो गांव वाले फिर नहीं सेठते रिटायरमेंट होने के बाद, होंगे अपने घर के होंगे, ऐसे बोलते हैं, होंगे अपने घर के होंगे, हमसे क्या मतलब। बात समझ के नहीं समझ गए, तो इसलिए ध्यान रखना रिटायरमेंट के बाद हाँ, 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 चाहे जितने होंगे। 31 आइए। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्या? रीजनेबली। इसे लिखना अनाप शनाप नहीं, जिसको बोलते रीजनेबली। इसका मतलब समझ रहे हो ना? हमको किसी से सहायता लेना तो रीजनेबली लेंगे। अब ये मान लो कोई, हम जा रहे हैं किसी गांव में छापा मारने, अब वहां के पूरे गांव के लोगों को थोड़ी ना कह देंगे चलो अब पकड़ना है उसको। तो वहां का जो जेन्युइन बंदा होगा, और हमें जरूरत होगी तब रीजनेबली, हमें लगता है कि हो सकता है वो फरार हो जाए, कुछ लोगों को लेके घेराबंदी कर ले, या हम अकेले गए हैं या दो लोग गए हैं, लग रहा है कहीं गांव वाले दौड़ा ना ले, तो हम कहेंगे प्रधान जी या और लोग जो असलाहधारी है, पहले तो उनसे बोलेंगे कि आप लोग हमारी मदद करिए, रीजनेबली। लेकिन अगर अकेले ही पकड़ में आ जा रहा है, तो हम काहे सबको परेशान करें कि तुम अपना बंदूक लेके आओ, जो लाइसेंस जिसके पास है लेके आओ, प्रधान जी को बुलाओ। कोई जरूरत नहीं है, हम सक्षम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है कि रिजनेबली जहां पे होगी, तो कब किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना, दोनों चीजें, पकड़ना या निकल भागने से रोकना। गांव वालों को बोलते छेक लो इसको, है ना, छेक लो, बोलो छेक लो। छेका कौन सा संस्कार होता है ना, छेका संस्कार। है? नहीं नहीं, विवाह में कोई छेका। हाँ, वो एंगेजमेंट में, हाँ। हाँ, छेक लिया ना कहते हैं। इधर चलता है ज्यादा, बिहार साइड में छेका हो गया। अच्छा, सबका अलग अलग होता है भाई, अलग। खींच दो, वो क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मण रेखा, कि अब ये लड़की बाहर जाने ना पाए छेक लो उसको। अब वो हाँ, छेकने से नुकसान हो जाता है, इसलिए कभी पहले ना छेकवाना, नहीं तो जल्दी का नुकसान हो जाता है, अच्छे ऑप्शन निकल जाते हैं, है ना? तो हमेशा सस्पेंस में रखना, देखा जाएगा अभी इस बात चलिए, सारे विकल्प तलाश लो पहले, ना? तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, ज्यादा होशियारी में नुकसान भी हो जाता है ना? तो किसी, हाँ, वेट वेट एंड वॉच, है ना?
हाँ, in the taking or preventive the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest, है ना, पहली चीज। दूसरा ये कि परिशांति भंग का निवारण या दमन करना, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस। कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि लोगों की मदद से हम शांति भंग जो हो रही है उसको रोक सकते हैं, मना सकते हैं, तो वहां पे भी हम जनता की मदद ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट है, पुलिस वाले, और जनता वहां पे हमें करेगी। फिर इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्ट टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। तो कोई व्यक्ति या किसी सरकारी भवन को नुकसान करना, तो उसको भी रोकने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस जनता से भी मदद ले सकती है, सेक्शन 31, ठीक। 32 क्या कहता है? एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। वारंट और समन में मैंने आप लोगों को एक अंतर बताया था, वो अंतर याद है समन और वारंट मामलों में? और वारंट जो लेके जाता नहीं है, जिसको कहा जाता है कि तुमको जाना है, ठीक है, जिसको लिख दिया, तो किसको हो सकता है? वारंट किसको निर्देशित हो सकता है? कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो भी उसमें भी देखा जाता है, दबंग आदमी होना चाहिए, पता चला कि मान लो अब जैसे इलाहाबाद में पहले जमाने में अतीक को पकड़ने के लिए जो व्यक्ति कंप्लेन ले गया उसी के नाम वारंट कहते जाओ तुम्हें पकड़ के लाओ, तो क्या होता? तो वो देखा जाता है सब चीज, ठीक है। हाँ, हाँ। 32, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, ठीक है ना, कि जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न, है ना, पुलिस अधिकारी को तो हो ही सकता है भिन्न, किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वो व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। तो यानी वहां पे जिसके नाम है वारंट पुलिस के से अन्य है, तो वो भी किसी व्यक्ति की मदद ले सकता है, ठीक है। हो गई बात, समझ में आ गई? 33, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस, इतने ऑफेंस देखो समझ लेना नीचे। प्रत्येक व्यक्ति, यानी ये आपकी जिम्मेदारी है कि एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बीएनएस, नेमली। अगर आपको कोई ऐसी सूचना इन सेक्शन के बारे में मिलती है या आपके पास पड़ोस में ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत पुलिस को, धारा 103 से 105। अब 103 से 105 बीएनएस क्या है अपर्णा? है 103 105 बीएनएस। 103 104 5, ठीक। फिर उसके बाद 111 12 13। तो संगठित अपराध में पनिशमेंट कितना है? 111 में पनिशमेंट कितना है? ये तीनों, हाँ, इसमें 10 लाख रुपया आजीवन मृत्युदंड है, जुर्माना, वो खतरनाक है, और जुर्माना। फिर 12 में, 13 में, तो तीनों 11 12 13 तीनों खतरनाक है।
ठीक। फिर 140 से 144, ये क्या है? यहीं पे रिवाइज कर लो, 140 से 44 बीएनएस लाए नहीं होगे फिरौती के लिए। 40, 41, 42, 43, 44 हो गया। 147 से 54, हाँ, भारत सरकार के विरुद्ध स्टेट। 178 से क्या 82, 189 से 91 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 174 से 280, 274 से 280 मिक्सअप वाला जो है ना, अडल्ट्रेशन वाला। 307, 307, अब तो बदल गया ना, 307, 378 हो गया, 307, 303, 303, तो 307, 303 से 312, 309 से 312, 326 से 328, मिस्चिफ। 31, 32, ठीक। यानी इतने धाराओं में क्या जिम्मेदारी है आपकी? तुरंत पुलिस को सूचना दे, ठीक है। हाँ, इत्तला मतलब होता सूचना, इंफॉर्मेशन, हाँ, ठीक है। अब देखो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। तो अपराध में सिर्फ भारत में ही अपराध नहीं है, भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध उसमें भी, ठीक है। क्लियर है? 34, duty of officer employed in connection with affairs of a village to make certain। अब ये गांव के पुलिस रेगुलेशन एक्ट याद आ रहा है? उसमें जो, हाँ, नहीं, ग्राम पुलिस अधिकारी नहीं उसको बोलते हैं, उसको चौकीदार बोलते हैं, ग्राम चौकीदार, ठीक है। रेगुलेशन, ग्राम पुलिस किस सेक्शन में है? ग्राम पुलिस, पुलिस एक्ट। तो यहां पे मसला क्या है, देखो थोड़ा से कहता है कि एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज and every person residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station whichever is nearest any informations which he may possess respecting। किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या जो निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा।
एक तो नियोजित, तो यहाँ पे जो नियोजित शब्द है ना वो खाली चौकीदार के लिए नहीं है, वो मास्टर साहब के लिए भी है। जो उस ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल होते हैं, मास्टर साहब है, उनकी भी जिम्मेदारी है। वहां का जो बीएलओ है उसकी भी जिम्मेदारी, वहां का जो लेखपाल उसकी भी जिम्मेदारी, यानी जो भी है, और फिर वहां के निवासियों को तो है ही है। ठीक, तो एक नियोजित कर्मचारियों को भी है, और या ग्राम में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भी है, दिया ना। तो यहाँ पे जो नियोजित अधिकारी में सिर्फ चौकीदारी नहीं समझना, यहाँ पे सब है जितने भी सरकार के अधीन काम करते हैं। तो ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, अस्थाई या अस्थाई निवास, द परमानेंट ऑफ और टेम्पोरेरी रेजिडिंग रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर, तीन शब्द है, नोटोरियस, रिसीवर और वेंडर, ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज। होगा ना आप लोगों के आसपास, कोई होगा, राजापुर में बहुत है ऐसे लोग, बाइक रात में बाइक से उठा ले जाके रात के रख रख देंगे अंदर, पता ही नहीं चलेगा। कहाँ करें, रात घर में रस जगह नहीं है, बाहर गली में खड़ी रहेगी। हाँ, इसीलिए है क्या, सही बात बोले बिल्कुल, चोर अपने घर में चोरी नहीं करता। एक हुआ ना प्रोवर्ब, उसमें क्या, दलाल का मस्जिद में, नहीं, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, बात मतलब समझ रहे ना। तो जो दलाल लोग होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनका कभी दिवाला निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो हैंड टू माउथ होते हैं। अभी इसके साथ दलाली किए पा गए, कल उसके साथ करेंगे पा जाएंगे, कल उसका दिवाला कहाँ निकले, उसके पास ये नहीं बेचारे के पास दलाली का। और मस्जिद में ताला लगाने का क्या मतलब है, जब कुछ वहां है ये नहीं है तो ताला लगा क्या करो। तो इसीलिए कहते हैं ना, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, है ना। पुराने कहावतें जो बिल्कुल सटीक है। वो तो आजकल थोड़ा सा हो गया कि एसी वेसी लग जा रही है मस्जिदों में, है ना, मंदिरों में। हाँ, अब लगने लगा ना, हाँ पहले नहीं लगता था। हाँ, वो अब माइक वाइक भी रहता ना, पहले तो कुछ होता ही नहीं था, खाली मस्जिद होती, किताब रखी रहती, किताबें कोई उठाएगा नहीं, कुछ टोपियां रहती थी उनको लेके जाके बेचेगा नहीं। तो अब थोड़ा सा अवेलेबल है तो इसलिए ताला लगने लगा है ना। हाँ, वो पता कुछ, हाँ इधर उधर करके वो भी कर देते, वो तो आजकल सब एक दूसरे को करते ही कर ही रहे हैं। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी person whom he knows are reasonably suspect to be a robber, escaped convict or proclaimed offender। ये शब्द भी आप अंडरलाइन कर लेना, रॉबर, escaped convict और proclaimed offender। किसी व्यक्ति का जिसका वो लुटेरा, निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है, या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध का भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 और 191 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय, अनलॉफुल असेंबली वगैरह। ठीक है, फिर डी क्या कहता है, द कॉन्करेंट इन द नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ। ये वाला हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, अननेचुरल डेथ, कहीं पे पढ़े थे, सांप वाप काट लेना। हम्म, हम्म। Nearest village of any sudden or unnatural death or any death under suspicious circumstances or the discovery in or near such village of any
corpse of part of a corpse in circumstances which lead to a reasonable suspicion that such a death has occurred, or the disappearance from such village of any person in circumstances which lead to a reasonable suspicion that a non-bailable offense has been committed in respect of such person. ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेहजनक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसे परिस्थितियों में जिन्हें उचित रूप से संदेह पैदा होता है, ऐसे मृत्यु हुई पाया जाना, या ऐसे गांव के किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उचित रूप से संदेह पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाता। ठीक, इसमें तो कोई बात ही नहीं। आसपास में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आपको क्या करना चाहिए? जहाँ कहीं पे लाश मिलती है, या कभी सुबह सुबह लोग खेत जाते हैं, मिल जाती है ना, क्या करना चाहिए? सीधे पुलिस को सूचना करना। ठीक, कभी कभी होता है इसमें भी, जैसे कोई महिला आग लगा के मर जाती है तो डाउरी वाले में, या कोई भी रीजन हो सकता है, जो डाउरी को बदनाम कर दिया गया है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो पड़ोसी अगर को पता है तो उसको बताना चाहिए, लेकिन अमूमन लोग बताते नहीं, है ना। तो अब उसमें ये भी नहीं कि भाई नहीं बताया तो आपके ऊपर कोई ब्लेम तो होगा नहीं। नहीं तो ऐसे तो फिर आजू बाजू के सभी चले जाएंगे, है ना, कि आपकी जिम्मेदारी, आपने क्यों नहीं बताया। कहेंगे साहब हम थे ही नहीं। भाई कोई बहाना कर सकता है ना, हम थे ही नहीं, हमारे घर में ताला बंद था, यार सो रहे थे, रात में कब हुआ हमें पता ही नहीं चला, होता भी है। तो ये सारी चीजें हैं ना संदिग्ध परिस्थितियों में। द कमीशन ऑफ आर intention to commit at any place out of India near such village, such act which is committed in India would be an offense punishable under any of the following section BNS 103, 5, 11, 12, 13, 71, है ना, 78, 181, 35, इतने भी है। यानी ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर कहाँ हो सकता है? भटिंडा के बगल में किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का से जो कि भारत में किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय अपराध होता, तो उसकी भी सूचना आपको देना। भाई पड़ोस में, जैसे हम ना बॉर्डर पे हम रह रहे हैं, देख रहे हैं 2-3 किलोमीटर के अंदर, सुबह सुबह गए बॉर्डर पे और देखे यहाँ पे तो यार ये हो रहा, लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कुछ भी, तो आपको इसकी भी सूचना क्या करना चाहिए? देना चाहिए। या किसी ऐसे गांव के निकट ऐसा हो रहा है, ठीक है, लिखा ना भारत के बाहर किसी स्थान में। ठीक, जैसे मान लो आप दुबई में रहते हो, दुबई में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? किसे करोगे भारत सरकार को सूचित? एम्बेसी। चली जाओगे एम्बेसी, एम्बेसी चली जाओगे, एम्बेसी। इतना भारत का नागरिक अगर इतना एक्टिव होता तो कहना क्या, मुंह चुराएगा चला जाएगा, भाड़ में जाए, क्या करना। इतनी देशभक्ति नहीं। भक्ति नाम की चीजें नहीं है। अब भक्ति से आप लोग समझते क्या? मेरे आज तक ये नहीं, लोग जो देशभक्ति देशभक्ति कहते हैं, जो मेन पॉइंट है वहां पे लोग जाते ही नहीं। बस देशभक्ति, किसी भी चीज के प्रति भक्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज है, अगर ये जैसे मान लो ये पे इसके प्रति हमारी भक्ति है ना, अगर इस पे कोई थोड़ा सा भी खरोच करेगा तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि इसके प्रति हमारी भक्ति है। या इसको कोई थोड़ा सा भी डैमेज करने की कोशिश करेगा
या हमारी जिम्मेदारी कि इसको सुरक्षित रखना, लेकिन हमने सुरक्षित इसको नहीं रखा, तो क्या वो भक्ति है? नहीं। तो आप देखो, अगर हम देखें तो भारत का एक दो लोगों को मैं छोड़ दूं तो 140 करोड़ में सबसे ज्यादा भक्त वही होगा जिसको या तो मौका नहीं मिला सिस्टम में आने का, ईमानदार वही है जिसे बेईमान, हाँ, अवसर नहीं मिला। तो क्योंकि आप देखिए, रोड से लेके सरकारी बिल्डिंगों तक, रोड से लेके सरकारी बिल्डिंगों तक, हैंड पंप से लेके जितने भी बिजली के पोल वगैरह जो भी चीजें होती है, आपको क्या लगता है कि ये सब ईमानदारी से खड़े हो रहे हैं या ईमानदारी से बन रहे हैं? नहीं। अरे मैं देखा अभी स्टेशन के पास, इसी 2 महीने के अंदर पता नहीं कुछ काम था तो उन्होंने खोद दिया था, तो उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वो बड़ा खतरनाक था कि रात में अगर आप ध्यान न दो, अब आदमी भाई स्टेशन के पास की रोड है तो आदमी तो बिंदास चलेगा ना कि भाई यहाँ तो कोई ऐसा होगा नहीं, नहीं इतना बड़ा गड्ढा है, थोड़ा तो गाड़ी घुस जाए उसी में, मतलब एक पहिया तो घुस ही जाए, आप उलट पलट भी जाओ। कुछ नहीं लगाया था, तो कई दिन ऐसे ही था, तो उसमें कुछ दिन बाद में देखा कि एक आया, मतलब आए वो लगा के चले गए, क्या गिट्टी विट्टी डाल के वो, 2 दिन बाद फिर उसमें गड्ढा हो गया, वो गिट्टी उधड़ के सब निकल गई। फिर कुछ दिन बाद फिर आया, फिर लगाया, फिर उधड़ गई। अरे 3 बार हो चुका, अभी कल या परसों में फिर लगाए उसको अच्छे से, अब लगाया, पता नहीं अब रुकेगी नहीं रुकेगी। अजीब, मतलब रोड इधर बनाते उधर उधड़ जाती है, उसमें वो डालते ही नहीं तारकोल। तो अब इनको हम कहेंगे देशभक्त है ये? अब इसमें या कहें खाली ठेकेदार की गलती है, खाली वही देशद्रोही है? नहीं। तो इन सब चीजों पे अगर देशभक्ति या देशद्रोही का पैरामीटर लगा दिया जाए, तो हो सकता है कि देश बहुत आगे चला जाए, बहुत आगे चला, इतना आगे चला जाए कि आप यकीन नहीं कर सकते, इतना पैसा है, पैसा इतना है। यहाँ पे जैसे होता है ना कि परमानेंट सेटलमेंट की बात ही नहीं होती है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात ही नहीं होती, ये होता है कि एक रोड अगर बननी है तो पहले कच्चे में चूस लो, फिर उसके बाद कभी इसको पक्का नहीं करना, अभी इसे खड़िंजा करना, फिर अगली बार इंटरलॉकिंग करना, फिर अगली बार इसको डामर की करना, फिर अगली बार इसको आरसीसी करना, गुजर गया 50 साल। अब 50 साल में जो 10 प्रधान हुए वो लाल हुए, जो सचिव सेक्रेटरी रहे वो लाल हुए, ये सब। देखो आम आदमी, नहीं सुने, मसला इसी बात का ना कि बात कोई उठाता नहीं है, मसला इस बात का है। वही जैसे अभी मैंने कहा ना कि बुराई कौन ले, है ना, बुराई कौन ले भाई। हाँ। तो अब इन सब चीजों में पूरे के पूरे लोगों को उठना चाहिए, है ना, कि भाई हमारे यहाँ का ये चीज जो है ना अच्छी होनी चाहिए, भले लेट बने लेकिन अच्छा होना। वो इसी का फायदा लोग उठाते हैं, और ये मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है। अदर राष्ट्र में अगर थोड़ा सा भी आपने कर दिया तो खैरियत नहीं है आपकी, प्रधानमंत्री तक को फांसी हो जाती है अगर गड़बड़ किया कुछ तो, क्या करो। वो राष्ट्र के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते, बाकी आप करिए राष्ट्र के साथ, राष्ट्र के साथ नहीं। तो सबसे ज्यादा जितना भी दुनिया के जितनी भी चीजें हैं वो सब भारत में मिल जाती है, किसी भी देश की तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि हर देश में क्या अपराध नहीं होते, हर जगह होते होंगे, लेकिन कुछ जगहों पे उनको रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है बिल्कुल से, कि जब जरूरत ही ना पड़े। कुछ जगह बेईमान होते हैं, जैसे ही बेईमान उठे आगे उनको क्रश कर दिया, दबा दिया गया। यहाँ पे नहीं, सपोर्ट करेंगे, बेटे बच के रहो। वो सिरप वाला देखा आप लोगों ने, 27 बच्चों की किडनी खराब हो गई उसमें, कौन था उसमें पता ही चला होगा आप लोगों को, बाहुबली नेता है कोई। अब वो जेल गया, वो अभी 6 महीने में बेल पे आ जाएगा वो, क्या दिक्कत है उसको, करोड़ों रुपया का दुबई में उसकी बिल्डिंग बिल्डिंग है, ठीक है ना। सिरप में मिलावट, बताओ ऐसी चीज में जो तो मृत्युदंड होना चाहिए जिसमें, 26 बच्चों की, आजीवन नहीं, मृत्युदंड सीधे, आम लोगों से नहीं, जो गरीब लोगों से डरी।
यहाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, तो ये मेरे क्या नैतिकता की कमी से होता है। भाई मान लो हम पुलिस वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी पकड़ के ले जाए इसको। अब नेताजी का दबाव आ गया है, इसको ऐसे ऐसे करो, इसमें किसी दूसरे को लगा के भेज दो, हमारा बेटा बच जाना चाहिए। हाँ। हम्म। यही होता है। ये नैतिकता का पहले का नैतिक शास्त्र पढ़ाया जाता था ना, नैतिक शिक्षा। हाँ। अब तो वो खत्म ही हो गया है। अब कोई नैतिक शिक्षा ही नहीं, तो कहाँ से शिक्षा आएगी। हाँ। हम्म। सही बात है। हाँ। हाँ। नेक्स्ट, एफ में देखिए, चा में, एनी मैटर लाइकली टू affect the maintain of order or the prevention of crime or the safety of person or property respecting within which the district magistrate by general or special order made by the previous sanction of the state government has directed him to communicate information। यानी कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम पर, उसके सुरक्षा पर संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी से दिए गए किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि उस विषय पर जानकारी संसूचित करे। ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमिया भी हैं, ठीक है। उद्घोषित अपराध यानी कि जिनके बारे में उन्होंने बता दिया है कि आपको ये करना है। यानी कि उस ग्राम की यानी यूनिट छोटी इकाई होती, तो अब उस ग्राम से लेके पूरे देश को आप देख सकते हो। यानी उसमें उसकी जमीन पे या उसके किसी भूभाग पे या उसके किसी क्षेत्राधिकार में अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है जो अनलॉफुल है, तो उन सब में जनता की भी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि उसको वो मेंटेन रखे, उसको बनाए रखे। ठीक। ये आप लोगों का चैप्टर 4 समाप्त होता है। ठीक है। 3 मिनट का टाइम है। BSL आए हो ना, पहले उल्टा चलिए आज। सेक्शन 60 से 70, 60 से 70 रिवाइज करो जल्दी, खाली हेडिंग हेडिंग अंदर नहीं है अभी, खाली हेडिंग हेडिंग 60 से 70, 160 से 170। अब 10 बजने में जब 10 मिनट बाकी रहे तो हमको बताना, ठीक है। अभी टाइम है ना अभी। हाँ, 9:50 जाना, उनको लेने जाना है। आज बहुत कम लोग हैं इसमें। सेक्शन ऑनलाइन भी आप लोग रेडी रहो, ऑनलाइन वाले सेक्शन देखना नहीं, फटाफट यार रिवाइज कर लो, रिवाइज का समय दिया हो 2 मिनट। रोहित, तबीयत ठीक हुई तुम्हारी? जी सर, दवाई लाया था मैं। दीपांजलि, सायरा इदरीसी।
चारों चैप्टर याद हो गए ना, वो चारों पार्ट उसके। हम्म, याद है सबको? नहीं, कौन कौन भाग गए? दो लोग, कौन कौन भागा? फरमान खान चले गए, और कौन था? एक दो लोग गायब हो गए। चलिए, शायरा इदरीसी आप आइए पहले। सेक्शन जी सर, अस्सलाम। और 160, 61, 62, तीन सेक्शन बताइए जरा। 60। 60, 160, 161 एंड 162। सर 160 में दिया गया है कि उन तथ्यों के बारे में जो पश्चातवर्ती साक्ष्य में पुष्टि की जानी है और उसके पूर्ववर्ती, उस साक्षी के पूर्ववर्ती बात को साबित किया जाना। और 161 में है ऐसे कथन का साबित किया जाना जो कि धारा 26 और धारा 27 में सुसंगत है, उनमें का कौन सा भाग साबित किया जाएगा। और धारा 162 रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी है। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी 162। दीपांजलि 163, 164। Yes, sir. Testimony to facts stated in documents mentioned in section 162. 164, मतलब 169 बड़े तथ्यों का कथन। 164। सर 164 है कि राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। ये रिफ्रेश मेमोरी, मेमोरी क्या मतलब होता है? स्मृति ताजा करना सर। कैसे? सर जैसे किसी डॉक्यूमेंट को सामने रखा गया, उसके बाद हाँ। उसको बोला गया क्या ये आपने स्टेटमेंट हम्म, दिया है। हाँ। मोबाइल रिफ्रेश करती हो? यस सर। कैसे करती हो मोबाइल रिफ्रेश? सर अपडेट में जा करके। अपडेट में जाके करती हो? एरम 65, 66, 67। एरम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो कौन कौन सा पूछा था आपने? 65, 66, 67। अच्छा, ठीक है ठीक है 165। ठीक है, समझ गई। सर 165 बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड 166 बोल रहा है गिविंग एविडेंस, मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा है उसी का एविडेंस देने के लिए बोल रहा है 166। और 167 बोल रहा है सर याद नहीं आ रहा। अखिलदीप 167। नहीं हुआ याद? हाँ, हाँ। Seven provides for the use of evidence of those documents which was produced from production on notice. अपर्णा 168। हाँ, 168, 167।
रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, कि रिफ्यूज आर नोटिस। जब आपको कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट पेश करिए तो आपने उसको रिफ्यूज क्यों किया, तो उससे इनकार क्यों किया? इलस्ट्रेशन है इसमें कोई 167 में? हम्म एक इलस्ट्रेशन है, क्या कहता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, पढ़ो जल्दी से। रितु सिंह 168 क्या कहता है? हाँ, प्रश्न करने या पेश करने के लिए कुछ है? प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की किसकी शक्ति होती है? न्यायाधीश की। मिस्टर धर्म प्रकाश 169, बढ़ जाओ। साक्ष्य के ग्रहण या ग्रहण, तो फिर उचित और अनुचित का मतलब क्या है फिर? तो साक्ष्य को ग्रहण अग्रहण कर देंगे तो मतलब ही क्या होगा? उचित या अनुचित, ऐसा कुछ है? साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए, है ना, नवीन विचारण नहीं होगा। 170, मिस्टर आशीष, आप 60, 61, 62, 63, 60 से 63। फॉर्मर स्टेटमेंट किसके बारे में? देखो मैंने कहा था ना कि आप लोग टर्म्स पे ध्यान नहीं देते हो। किसके बारे में? विटनेस के बारे में। मे बी प्रूव्ड टू corroborate later testimony as to same fact, यही है ना? सुचिता, हिंदी में तुम बताओ। किसका? 60 में, 60 में 160। देखो एक बात और ध्यान दो, तो आप लोग जब पढ़ते हो ना, या तो सोचते हो कि पूरा अक्षर सा याद हो जाए, या तो फिर वो याद ही नहीं हो पाता। तो अब ठीक है, नहीं याद हो पा रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, तो आप उसका थीम समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। थीम समझो और अपनी भाषा में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। 161 क्या कहता है? 161, हाँ, धारा चौ धारा 34, 164, वो सॉरी 164, 164, हाँ। चलो बैठ जाओ। शिवानी 160 से 65 तक। हम्म अब अब तुम लोगों को लगता है बस वैसे ही कि एक को यहाँ खड़ा करा दे बैरक लेके, और पढ़ो उसी तथ्य के बारे में, फिर बोलो उसी तथ्य के बारे में, है ना? तभी लगता है ना, तभी याद होगा, क्योंकि आप लोग याद भी नहीं। हम्म हम्म हम्म
हाँ, हम्म, बैठ जाओ। मिस्टर सैफ, 162 क्या कहता है? रिफ्रेशिंग मेमोरी। और 166? 166 क्या है? हम्म, नहीं याद आ रहा? अपर्णा, 166 क्या है? क्या है? हम्म, चलो रटो जल्दी से। 10 सेक्शन है, 10 लाइन रटना है, 10 लाइन। जल्दी से रटो, बैठो। खाली लाइन रटना है, खाली सेक्शन रटना है। रोहिब, जी सर। 169 क्या है? साक्षी का अनुचित ग्रहण या ग्रहण करने के लिए नवीन निवारण नहीं हाँ, किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? साक्षी की वन नवीन सिक्सटी विचारण। 169। फिर से जी। बोलो। साक्षी के अनुचित ग्रहण या अग्रहण करने के लिए नवीन हाँ, विचारण नहीं किया जाएगा। अच्छा। शायरा, जी सर। आप 170 से लेके उल्टा 165 तक आओ। 70। पहले 170 बताओ। जी सर, धारा 170 में इस मतलब पुराना जो अधिनियम है उसको रिपील किया गया है और नए को लागू करने के बारे में बताया गया है। हाँ, धारा 169 में बताया गया है कि किसी साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के बारे में नवीन विचारण नहीं किया जाएगा, उसको रोकता है। और ये 108। जी सब लोग कह रहे हैं नकल करके पढ़ रही है। सर मैं बताऊं? रुको, अभी तो नहीं मैं सर। तुमसे पूछ रहा है, अभी रुको, अभी पूछ रहा है तुमसे भी। चलो आगे चलो। 100 क्या तो बताए थे? 100, 169। हाँ। 169, 168, हम्म, 67 दस्तावेज का पेश किया। 160 सर, 168 नहीं याद आ रहा है। 167। क्या है उसमें? 67। थोड़ा 167 क्या है? थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? तो देर दिया गया था ना बात करने के लिए। 168 सर, 168 में है कि प्रश्न करने या फिर दस्तावेज का पेश करने के बारे में हम्म, न्यायाधीश की शक्ति है। और धारा 167 और सूचना पर दस्तावेज का पेश किया जाना। 166 हम्म। पेश करने के बारे में कुछ ऐसा है। 65, 64। चलो एरम तुम बताओ। 70 से 65 उल्टा बताना। जी सर। सर 160 बोलता है रिपील एंड सेविंग। ठीक है। हम्म, 169 बोलता है नॉन न्यूट्रल और हम्म, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। हम्म, ठीक है। 168 में जज के पावर है क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, कोई हम्म, भी रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। वन सर एक मिनट, 165 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, 66 में गिविंग एविडेंस फॉर द गिविंग एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। और सर 167 में रिफ्यूज ऑन नोटिस, रिफ्यूज ऑन नोटिस। तो इससे पीछे हम्म। की भी बताऊं? नहीं नहीं, पीछे का नहीं, 65 तक हो गया। जी सर।
अब इसको ऊपर से नीचे तक कौन फिल करेगा? शिवानी, वो आयुषी, सा, हाँ, स, हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, और 161 में बताया था कि जो the statement of a person testified in according to section 26 and 27 relevant. और 162 में रिफ्रेशिंग मेमोरी है, 163 में टेस्टिमनी ऑफ द पर्सन इन रिफ्रेशिंग मेमोरी, 164 में है एडवर्स पार्टी राइट इन राइटिंग इन रिफ्रेशिंग मेमोरी, 165 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, 166 में गिविंग एविडेंस ऑफ बाय अ पर्सन इन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, 166 में है 166 में बताया गया कि जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए उनका स्टेटमेंट इन दैट रेलेवेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट, और 167 में जजेस पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन एंड ऑर्डर ऑफ द बस ऑर्डर। और 168 में है नो न्यू ट्रायल फॉर द इनएडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट, और लास्ट में है रिपीट एंड स्टेटमेंट। 170 गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, चमा रहे हैं फिर। क्या लिए? हाँ, वो फोन आ गया उनका, वो जाना जाना हो, रेडी होगा। चलिए ठीक है, अभी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो कितनी देर बाद ज्वाइन करना है? 10 तक कर लो। हाँ, हाँ?